नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद शशि में। तो इस सीरीज़ में एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर हम देख रहे हैं, जिसमें कि ये जो अभी वीडियो है वो 8 मार्च 2021 को जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 में, उसी में जीके जीएस के कौन कौन से प्रश्न आए थे उसका एनालिसिस करेंगे। और ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं ये रुक्मणी पब्लिकेशन का जो आता है उसी से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर लगाए। और उसमें पहला हमारा सामान्य विज्ञान से कौन कौन से सवाल पूछे गए थे उसको देखेंगे। इस क्रम में हमारा पहला सवाल है, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार वस्तुओं को देखा तो जा सकता है किंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें डैश पदार्थ कहा जाता है। तो देखिए, उन्हें अल्प पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, अल्प पारदर्शी में क्या होता है, आधा दिखता है और आधा नहीं दिखता है। ठीक है, उसको अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। इसका मतलब होता है अर्धपारगम्य करके कि आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ना, तो एग्जाम्पल में आता है तेल से भीगा हुआ कागज़। तेल से भीगा हुआ कागज़ जो है ना अल्प पारदर्शी की तरह व्यवहार करता है। अपारदर्शी वो होता है जिसके उस पर प्रकाश नहीं जा सकता है, जिसे नहीं देख सकते, जैसे दीवार। पारदर्शी का अर्थ होता है जिसे हम देख सकते हैं, जैसे जो कांच होता है ना या शीशा होता है वो पारदर्शी में आता है। चमकदार का अर्थ ये होता है जो चमकदार हो, ठीक है, जिसका एक सतह अच्छा से कलर किया गया हो तब वो चमकदार बनेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक पदार्थों से निर्मित नॉयलॉन और पॉलिएस्टर जैसे फाइबरों को डैश कहा जाता है, रेशम, ऊन, संश्लेषित फाइबर, प्राकृतिक फाइबर। तो नहीं, सी सही जवाब है, इसको संश्लेषित फाइबर कहा जाता है। ठीक है, और प्राकृतिक रबर क्या है, आइसोप्रीन का बहुलक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गया है। ठीक है, उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो ये तो ऑनलाइन में सभी को याद रहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है ना स्टेप्स है, जो कि कान में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है ना जांघ की हड्डी है, जिसका नाम फीमर है। ठीक है, ये सभी हड्डियाँ क्या है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और ये सबसे छोटी हड्डी है। अब हम बात कर लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो सोनार जो होता है ना, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में कह रहा है हवा में, जमीन पर, अंतरिक्ष में, पानी के अंदर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये पानी के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सोनार का जरा हम फुल फॉर्म जान जाते हैं। ठीक है, तो सोनार जो होता है ना उसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, ये प्रस्रव्य ध्वनि पर आधारित होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे ज़मीन के अंदर पानी में कोई अवरोध है और यहाँ पे जो समुद्री पोत होती हैं वो है, तो प्रस्रव्य ध्वनि जाती हैं ऐसे टकरा के वापस लौटती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एहसास हो जाता है कि आगे कोई अवरोध है। ठीक है, और इसीलिए सबकी दिशा, गति इत्यादि सब मापने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ आता है जिसको हम यहीं देख लेते हैं, एक और होता है रडार। ठीक है, रडार, इसका भी फुल फॉर्म देख लेते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके अलग अलग टाइप्स के जो एमसीक्यू है ना उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं 5वां क्वेश्चन। और 5वां क्वेश्चन जो आप यहाँ से देख सकते हैं, कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 5 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ए, तना। क्योंकि जड़ जो धरती के अंदर रहता है तो उसमें प्रकाश लगेगा नहीं, तो वहाँ से प्रकाश संश्लेषण नहीं बन सकता है। और जो कैक्टस पौधे होते हैं उनमें पत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पानी का अभाव होता है, जिस कारण से पत्तियाँ जो होती हैं ना वो मांसल टाइप की होती हैं और उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है और कांटा भी नहीं। तना से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधा करते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में किसे पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। तो पादप जगत के उभयचरों के रूप में अगर बात करें तो ब्रायोफाइटा को जाना जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा को। और अगर बात कर लें ब्रायोफाइटा के जनक का, ठीक है, ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा जो है ना लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन करते हैं। और ब्रायोफाइटा के जनक जो हैं उनको माना जाता है एसआर कश्यप को, कि जनक कौन है, एसआर कश्यप।
SR कश्यप को माना जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः जो कीबोर्ड होता है ना, QWERTY वाला, कवर्टी कीबोर्ड में डैश कुंजियाँ होती हैं। ठीक है, तो 104 उसमें बटन्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो याद हो गया, लेकिन एक चीज़ और याद कर ले, इसमें एक फंक्शन करके होता है F1 F2, ये कई बार पूछा गया है। तो इसके टोटल कितना होता है, तो F से लेके F12 तक, यानी कि 12 को फंक्शन की होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं, तो 12 की होते हैं, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2007 में टाटा समूह द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम बताएं। यानी कि 2007 में टाटा ग्रुप जो है ना, उसके द्वारा कौन सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, तो एका का आविष्कार किया गया था। अब जरा भारत की कुछ प्रमुख कंप्यूटर है ना, उसके बाद जो सुपर कंप्यूटर हैं उसको देख लेते हैं कि बनाने वाले कौन है। तो एक प्रत्यूष करके है। ठीक है, तो प्रत्यूष को कौन बनाया, तो प्रत्यूष को बनाया IITM पुणे के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मिहिर नाम का भी भारत का एक अपना सुपर कंप्यूटर है। तो मिहिर को कौन बनवाया, NCMR नोएडा के द्वारा बनाया गया। ठीक है, एक और है परम शक्ति। तो जो परम शक्ति है, ठीक है, IIT खड़गपुर के द्वारा बनाया गया। IIT खड़गपुर, ये भारत के सुपर कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, जिनके निर्माणकर्ता के भी नाम यहाँ दे दिया गया है। बात कर लेते हैं 9 नंबर कह रहा है कि नाभिकीय हथियारों में सर्वाधिक आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले समस्थानिक कौन से हैं। तो जो नाभिकीय हथियार होते हैं ना, उसमें अधिकतर रूप से यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज किया जाता है, जो कि सी सही है। अब यहाँ पे 2 चीज़ देख लेते हैं। एक होता है, अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक होता है हाइड्रोजन बम और एक होता है परमाणु बम। दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में आपको हमेशा मिल जाएंगे। तो जो हाइड्रोजन बम होता है, अगर उसके हम आविष्कारक की बात कर लेते हैं तो एडवर्ड टेलर हैं। इन्होंने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। अब हम बात कर लेते हैं परमाणु बम की। तो इसके रॉबर्ट ओपेनहाइमर करके हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा आदमी कंफ्यूज इस बात को लेकर होता है कि दोनों में किस तरह की अभिक्रिया होती है। तो हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, इसके फलस्वरूप असीम ऊर्जा निकलती है, जिससे कि विनाश होता है। और इसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। इसमें एक नाभिक दो बराबर छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है, जिसके कारण ऊर्जा निकलती है, और उसमें जुड़ने से ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में नाभिकीय विखंडन होता है और किस में नाभिकीय संलयन होता है। तो हाइड्रोजन में संलयन होता है और परमाणु में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। तो इसलिए दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ लिख दिया, इनके आविष्कारकर्ता जो हैं उनके साथ और इसका सिद्धांत। अब 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ से देखेंगे। और 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रक्तचाप वह बल है डैश जो सिराओं के अंदर लगता है। ठीक है, जो रक्त वाहिका के भित्ति पर लगाता है। ठीक है, जो निलय प्रकुंचन के समय धमनी के अंदर लगता है, जो निलय अनुशीथिलन के समय धमनी के अंदर लगता है। तो इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। जो रक्त जो है ना, रक्त वाहिका की भित्ति पर जो नसें होती हैं ना, और नसें की जो बाहरी आवरण होता है या भित्ति होता है, उस पर जो ब्लड के द्वारा बल लगाया जाता है ना, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें होती हैं, दो प्रमुख नसें होती हैं, एक का नाम है सीरा, एक का नाम है धमनी। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो जो सीरा होता है ना, उसका काम होता है अंगों से हार्ट की तरफ खून को ले जाना। क्या करता है, अंगों से हार्ट की तरफ लेके जाता है। ठीक है, और धमनी क्या करता है, हार्ट से अंग के तरफ लेके जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए, जब ये अंगों से हार्ट की तरफ लेके जाएगा ना, तो इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है।
ठीक है, क्योंकि रक्त अशुद्ध हो गया है तो अंगों से हार्ट में लेके जाता है शुद्ध करने के लिए, और इसमें क्या पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, शुद्ध रक्त पाया जाता है, समझे। तो शुद्ध रक्त क्या करता है, जो हार्ट शुद्ध करेगा ना तो उसको विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, धमनी करता है। ठीक है, तो शुद्ध धमनी, ठीक है। शिरा क्या है, अशुद्ध है। क्लियर, तो ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं शिरा और धमनी में। बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पराध्वनिक तरंगों के संबंध में इनमें कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इनका उपयोग औद्योगिक कार्यों में चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है, सही बात है। पराध्वनिक तरंगों दोषपूर्ण स्थानों से वापस परावर्तित नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, होता है। 11 का जो हो जाएगा सही जवाब भी हो जाएगा। ठीक है, परावर्तित नहीं होता है। ठीक है, और गलत कथन गलत है तो यही गलत है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये बाधाओं की बावजूद निर्धारित मार्गों पर यात्रा करती है, ये भी सही है। ये उच्च आवृत्ति वाली तरंगे, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। ये बी जो है ना वो सही नहीं है, परावर्तित नहीं होती है, परिवर्तित होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्ट्रान और कोबोल भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर पर किया गया था। तो जो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर्स आए थे ना उन पर इनका प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं 2-3 और, जैसे जावा है। ठीक है, जावा भी क्या है, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज ही है। स्क्रिप्ट है। ठीक है, ये सब क्या है, जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है ना उनके भाषा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीके से रिलेटेड है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो फ्रांस का संविधान से भाईचारा बंधुत्व वगैरह लिया गया है। यूएसओ के संविधान से और से अमेरिका, और से अधिकार यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, जबकि डेनमार्क के संविधान से कुछ नहीं लिया गया है। ठीक है, डेनमार्क के संविधान से कुछ नहीं लिया गया है। तो 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 14 नंबर। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में एक सैन्य विद्रोह से हुआ था और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, या जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये जो था ना 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। बात कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, जब दक्षिण अफ्रीका में थी। 1904 के आसपास की गई थी, शायद 1904 या 5 में ही किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चूँकि अफ्रीका में बहुत काले लोगों के साथ और भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, तो उनका शोषण न हो, दमन न हो, जिसके कारण से महात्मा गांधी वहाँ पे नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। ठीक है, तंजौर में स्थित है। अब बात कर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कराने निम्नलिखित में कौन सा रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो भारत का जो रेल नेटवर्क है ना वो दुनिया का चौथा बड़ा रेल नेटवर्क है। अगर बात कर लेते हैं सबसे बड़ा रेल नेटवर्क का, तो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है वो अमेरिका का है, सबसे बड़ा अमेरिका का है। अगर 2 नंबर पे बात कर लेते हैं तो चाइना का है। ठीक है, अगर 3 नंबर पे बात कर लेते हैं तो 3 नंबर पे रसिया का है, और 4 नंबर पे किसका है, इंडिया का है। ठीक है, ये भारतीय रेल व्यवस्था का है। भारतीय रेल जो है 17 जोन में विभाजित है। भारतीय रेलवे के रेलवे बोर्ड का गठन सबसे पहले 1905 में हुआ था। ठीक है, रेलवे का जनक के रूप में डलहौजी को जाना जाता है। ठीक है, डलहौजी को जाना जाता है। पहली बार रेल जो भारत में चला था वो 16 अप्रैल 1853 को चला था। 1853 को चला था, 34 किलोमीटर में चला था। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने तक चला था। ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चंस बेसिक्स हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विषुओं को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है। और 18 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये भी सही है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। ठीक है,
ये भी सही है। लेकिन सबसे अच्छा प्रभाषित कौन करता है? कोई भी जरूर सूर्य को झुका नहीं होता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा PSU महारत्न कंपनी नहीं है? तो जो महारत्न कंपनियां होती हैं 11 के आसपास हैं, ठीक है। तो उनमें इसमें ऑप्शंस में कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? तो ऑप्शन सी BSNL, ठीक है। तो जो BSNL है ना, वो भारत सरकार का अपना सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, जो कि महारत्न कंपनी नहीं है। ये तो ऐसी भी इसकी नैया डूब रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड, ये भारत सरकार का अपना सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, ये कोई महारत्न कंपनी नहीं है। गेल भी है, ONGC भी है, ठीक है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, ठीक है। SAIL जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करके है, ठीक है। GAL गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड करके है, ठीक है। तो ये सारी कंपनियां क्या हैं? ये सब महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है। लेकिन BSNL नहीं है। अगला बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। अरबों तारों, धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली को डैश के रूप में जाना जाता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं 20, तो 20 का D हो जाएगा, गैलेक्सी के रूप में जाना जाता है। ये गैलेक्सी का डायरेक्ट परिभाषा यही है। लूसेंट का जो गैलेक्सी का फर्स्ट परिभाषा में सेम ये सेंटेंस आपको मिल जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 21 में कह रहा है निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे मृदा पोषक तत्व तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो वो काली मिट्टी में पाए जाते हैं। और काली मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार कहाँ है? गुजरात और महाराष्ट्र में है, ठीक है। गुजरात और कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो और इन्हीं कारण से कपास का यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है, कपास। और जब कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो कपड़े भी सर्वाधिक बनाए जाएंगे, इसीलिए अहमदाबाद में, सूरत वगैरह में और महाराष्ट्र वगैरह में कपड़ा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो भी है औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह विकास अभिगमित दृष्टिकोण जो आर्थिक विकास को पारिस्थितिक जिम्मेदारी के साथ संयोजित करता है, ठीक है, सतत विकास कहलाता है, ठीक है। सतत विकास का अर्थ ही वही है कि आप केवल ऐसा विकास ना करें कि विकास तो कर लिए, लेकिन जो भी नेचुरल रिसोर्स है ना, उनका आपने दोहन कर दिया। नेचुरल रिसोर्स को बचाते हुए, उनका अच्छा से प्रयोग करते हुए यदि आप विकास करते हैं तो उस विकास को सतत विकास के रूप में माना जाता है, ठीक है। इसके लिए 17 गोल निर्धारित किए जाते हैं। अगर उनको साथ साथ आप लेकर के पूरा करते हैं तब जाके आपका सतत विकास माना जाएगा। सामाजिक विकास, मानव विकास, आर्थिक विकास का कोई यहाँ मतलब नहीं है। तो इस नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियों को प्रशस्ति के रूप में लिखा था? तो वो गुप्त वंश ने लिखा था, मुगल वंश लिखा ही नहीं था, राजपूत वंश को लिखा नहीं था, खिलजी वंश लिखा ही नहीं था। गुप्त वंशों के द्वारा उस समय अभिलेखों का स्थापना करवाया गया, लिखवाया गया, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? तो आर्यभट्ट ने संस्कृत में, चूंकि देखिए आर्यभट्ट जो थे ना, वो पटना के आसपास उनका जन्म हुआ था, एक खगोल जगह है, ठीक है, वहाँ पे। तो वहाँ पे रहेंगे तो स्वाभाविक और पुराने ज़माने के हैं, ठीक है। तो तेलुगु चलेगा नहीं, हिंदी उस समय था नहीं, तमिल था नहीं, तो संस्कृत ही ऑप्शन सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणविद थे, ठीक है। पाणिनि क्या थे? एक व्याकरणविद थे संस्कृत का, ठीक है। बात कर लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप देख सकते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का सारा क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस बैंक की स्थापना ग्रामीण वित्त पोषण में संलग्न सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय हेतु एक शीर्षक निकाय के रूप में की गई थी? तो इसका स्थापना नाबार्ड के लिए किया गया था, ठीक है। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो गाँव में वित्त पोषण यानी लोगों को रुपया पैसा मुहैया कराएगा, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब बात कर लेते हैं नाबार्ड का। तो नाबार्ड की अगर स्थापना की बात कर लेते हैं तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया था, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में किया गया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है NA नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी गाँव में क्या करना है, इसको खेती और गाँव का विकास करना संबंधी इसका काम दिया गया था। इसकी स्थापना 82 में की गई थी, ठीक है। अब एक चीज़ यही होता है सेबी का, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, ठीक है। ये क्या करता है? देश भर में जितना अपना शेयर मार्केट वगैरह है ना, उनका देखरेख करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? नाबार्ड 1982, बार्ड 82 कोरिलेट कर लीजिएगा, चीज़ें नहीं बोलेंगे, क्योंकि कई बार पूछा भी गया है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। 27 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन के लिए आवश्यक औजार, मशीनें, भवन आदि डैश पूंजी कहलाते हैं। तो अगर हम 27 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 27 नंबर का सही जवाब हो जाएगा B, स्थायी पूंजी, ठीक है।
सही बात है। स्थायी पूंजी तो वही हुआ ना जो कि परमानेंट रहेगा। तो ये सब क्या है, आवश्यक औजार मशीन, ये सब क्या है, स्थायी पूंजी हैं। बात कर लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, और 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, आप देख लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1968 में 5 परमाणु शक्ति संपन्न देशों एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों द्वारा विश्व के शेष हिस्सों पर कौन सी संधि थोपी गई थी। ठीक है, तो विश्व का सबसे पहले 5 शक्तिशाली देश कौन से हैं जिन्हें वीटो पावर मिला है, तो वो ABCFR। ठीक है, ए से अमेरिका, ठीक है, बी से ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, सी से चीन, एफ से फ्रांस और आर से रूस। ये 5 ऐसे देश हैं जिन्हें वीटो पावर दिया गया है। ठीक है, इनके द्वारा विश्व के शेष हिस्सों पर कौन सी संधि थोपी गई थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, अप्रसार संधि। ठीक है, अप्रसार संधि। अब इसमें एक चीज़ और आता है, एक संस्था है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, IAEA। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक INTERNATION इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, ये एक ऐसी संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो भी परमाणु हथियार वगैरह बनते हैं उसका देख रेख करना इसका कार्य रहता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1957। तो ये जो पूरे 5 देश है ना, इसका नियंत्रण किन पे रहता है, इसी पे रहता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की इक्विटी के अंश को आम जनता को विक्रय करके उनका निजीकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसी को ना विनिवेश कहते हैं। ठीक है, इसी को विनिवेश कहते हैं। ठीक है, निवेश का अर्थ होता है किसी चीज़ में पैसा निवेश करना यानी लगाना, और विनिवेश का मतलब क्या होता है, पैसा निकालना। जैसे सरकार क्या करती है ना, जो अपना सरकारी उपक्रम है ना, उसमें जब पब्लिक का पैसा लगता है तो इसका अर्थ हुआ कि सरकार का पैसा का निवेश खत्म हो रहा है, तभी तो पब्लिक पैसा लगा रही है, तो उसको विनिवेश बोलते हैं। ठीक है, और औद्योगिकरण क्या है, उद्योगों का बढ़ावा देना औद्योगिकरण कहलाता है। और वैश्वीकरण क्या है, जैसे कि अभी बढ़ते टेक्नोलॉजी के कारण, संचार व्यवस्था के कारण, इंटरनेट के कारण, ठीक है, संपूर्ण और आने जाने के साधन के कारण, ठीक है, संपूर्ण विश्व ना अब छोटा एहसास पड़ रहा है। ठीक है, और जागरूकता बढ़ रही है ना, तो इस प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहा जा रहा है। ठीक है, औदारीकरण क्या होता है, जब किसी सरकार द्वारा औद्योगिक उद्योगों का या टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए जितना भी टर्म एंड कंडीशंस होते हैं ना, उसको न्यूट्रल करना या उसको उदार करना ताकि इन चीज़ों को बढ़ावा मिल सके, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। तो 29 का यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात कर लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लगभग कितने वर्षों के बाद विवाद के उपरांत भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। तो आपको याद होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था हमारे संविधान को बनाने में। तो ये लगभग 3 साल हुए, 3 साल में 12 दिन कम हुए, तो यहाँ पे इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। बात कर लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर की यदि बात कर लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा दिल्ली, और मुंबई क्या है, 1 नंबर में। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, मुंबई है, और 2 नंबर पे क्या है, दिल्ली है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो जो छलिया नृत्य है ना, वो उत्तराखंड से संबंधित है। बात कर लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, और 33 नंबर क्वेश्चन जो है आप यहाँ से देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए हैं। तो ये अनुच्छेद 51 में है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 14, तो ये समता का अधिकार है, समता या समानता का अधिकार का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, समता का अधिकार है। अगर 15 की बात कर लेते हैं तो 15 में क्या है, मूल, वंश, जाति, आधार, ठीक है, इस पर अगर कोई भेदभाव करता है तो उसका निषेध इसमें है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं 31 नंबर, तो कोई व्यक्ति को कोई भी कार्य मिलता है ना, तो वो मानवोचित दशा में होना चाहिए। ठीक है, मानवोचित दशा में होना चाहिए।
इसके लिए ये आर्टिकल है। बात कर लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े क्षेत्रों के विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिमाण स्वरूप किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है? तो डी, ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है। 35 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उस संपत्ति को क्या कहा जाता है जो ऋणी के स्वामित्व में होती है और वह उसका उपयोग ऋण के पुनर्भुगतान तक ऋणदाता के लिए गारंटी के रूप में करता है? तो डेबिट तो होगा नहीं। डेबिट का अर्थ होता है निकालना, जैसे पैसे डेबिट हो गए। क्रेडिट का मतलब पैसे जमा करना। ब्याज का मतलब अगर कोई राशि किसी से उधार लेते हैं तो उस राशि पे हम कुछ एक्स्ट्रा चुकाते हैं, उसको ब्याज कहते हैं। लेकिन वो राशि लेने के लिए जो हम बंध के रूप में कुछ रखते हैं उसको संपार्श्विक बोलते हैं, ठीक है, बॉन्ड के रूप में। आखिर कुछ ना कुछ हम रखेंगे ना जिस पे कि वो मुझे ऋण देगा, लोन देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संपार्श्विक बोलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में दिया गया परिचयात्मक कथन जो संविधान निर्माण के कारणों एवं मार्गदर्शन मूल्यों का वर्णन करता है उसे डैश कहा जाता है? उसे प्रस्तावना कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना क्या है कि हमारे संविधान का परिचयात्मक कथन है। आप केवल प्रस्तावना पढ़ने से यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है तथा किन किन चीज़ों पर इसके निर्माणकर्ताओं ने ध्यान दिया है। तो ये रहे हमारे 36 क्वेश्चन। देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी जनरल स्टडीज वॉल्यूम 4 के ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। मिलेंगे फिर अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।